अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो स्क्रीनिंग टेस्ट में यहाँ से एक या दो सवाल लाजमी आते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो बेस करता है आपके माइनर एक्ट्स के ऊपर। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पंजाब की जुडिशरी की, तो पंजाब की जुडिशरी का जो सिविल लॉ का पेपर है उसमें आपके एक या दो सवाल आपके फैमिली लॉज में से भी आते हैं। दो सवाल तो आते ही पक्के पक्के आते हैं, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस और फैमिली कोड एक्ट 1961। अब सबसे पहले मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो है हमारे पास, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मफेलो भी कहते हैं, MFLO, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। तो हमारे पास जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास जो इसका बेसिक पर्पस है उसकी अगर हम बात करें, या फिर आप ये कह लें कि 1961 के एक्ट में और इसमें दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शंस कितने हैं? 11 सेक्शंस हैं इसके अंदर। और फैमिली कोड एक्ट जो है वो एक प्रोसीजर, जर्नल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट है। क्या है? जर्नल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। जिस तरीके से हम कहते हैं एक तरफ प्रोसीजरल लॉ होता है, एक तरफ सब्सटेंटिव लॉ होता है, इसी तरीके से हमारे पास जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है ये रोल प्ले करता है सब्सटेंटिव लॉ का। यानी कि इसके जो 11 सेक्शंस हैं इसमें हमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स किस तरीके से किसी को तलाक देंगे, किस तरीके से उनकी मैरिज जो है वो रजिस्टर होगी, सक्सेशन का क्या प्रोसीजर है, और इसी के साथ साथ जो मेंटेनेंस है उसका क्या प्रोसीजर है, ये सारा कुछ हमें मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 ने बताया। फैमिली कोड एक्ट क्या है? फैमिली कोड एक्ट के अंदर जर्नल प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट है। ठीक है, अगर आप जो है किसी नॉन मुस्लिम हिंदू की जो है मैरिज डिज़ोल्व करवाना चाहते हैं तो एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट उस मैरिज को डिज़ोल्व किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर फैमिली कोड एक्ट 1964 भी एप्लीकेबल है। अगर किसी क्रिश्चियन को मैरिज जो है डिज़ोल्व करवानी है तो वो क्रिश्चियन जो है वो उसके स्पेशल लॉ के तहत डिज़ोल्व करवाएगा, लेकिन वहाँ पर भी आपके फैमिली कोड एक्ट एप्लीकेबल हैं। लेकिन फैमिली कोड ऑर्डिनेंस जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके मुस्लिम्स पर एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास MFLO अदर साइड पे आ जाता है आपका फैमिली कोड एक्ट 1964। तो मुस्लिम हमारे पास एक केस लॉ है 1991 SCMR 681। इस केस लॉ ने हमें क्या बताया? इस केस लॉ ने हमें इसकी एप्लीकेबिलिटी बताई और ये बताया कि इन दोनों में से प्रिवेल कौन सा कानून करेगा। सेक्शन 3 की सपोर्ट में इसने हमें ये बताया। जब सेक्शन 3 हमने पढ़ा तो सेक्शन 3 की वर्डिंग ये है कि ओवर राइड अदर लॉज, कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो ओवरराइड करता है बाकी तमाम के तमाम लॉज के ऊपर। देखें, अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आता है किसी भी दो लॉज के ऊपर तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का एक जर्नल प्रिंसिपल क्या है? जर्नल प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि बाद में आने वाला कानून क्या करेगा? ओवरराइड करेगा प्रीवियस वाले कानून के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रॉपर एक सेक्शन दे दिया गया सेक्शन 3 के ज़ुमरे में कि बाद में या पहले की बात कर ही नहीं रहा। वो ये कह रहा है कि ये ओवरराइड करेगा। ओवरराइडिंग इफेक्ट है इसका कि अगर किसी और कानून में कोई भी बात लिखी है तो आप उसको छोड़ दें, आपने फॉलो करना है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन नंबर 3 को, और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को ही आपने फॉलो करना है। ठीक है, इसी तरीके से फर्दर आप आ जाएँ किसकी तरफ? फर्दर आप आ जाते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की तरफ। एप्लीकेबिलिटी सेक्शन नंबर 1। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 इसकी बात करेगा एप्लीकेबिलिटी के बारे में, एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान और अप्लाई टू ऑल मुस्लिम सिटीजन्स। अप्लाई टू ऑल मुस्लिम सिटीजन्स। फर्दर फिर इसने क्या बताया? वेयर एवर दे मे बी, वेयर एवर दे मे बी,
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम्स पर तो ये एप्लीकेबल है ही है, लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्री हैं, कहीं पर भी सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान अगर आउट ऑफ कंट्री भी है तो उन पर भी जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल है। अगर फॉर सपोज अगर एक सिचुएशन दे दी जाए कि क्या एक जो है सिटीज़न ऑफ यूके है, सिटीज़न ऑफ यूके है और रहता पाकिस्तान के अंदर है और वो है भी मुस्लिम, तो क्या उसके ऊपर जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो इसके ऊपर भी आपको केस लॉ मिल जाएगा। ईजीएस्ट वे में आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि देखें यहाँ पर हमें एप्लीकेबिलिटी के बारे में सिंपली ये कहा गया कि अप्लाई टू ऑल मुस्लिम सिटीजन्स, सिटीजन्स वही हैं जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, वेयर एवर दे में भी, यानी आउट ऑफ पाकिस्तान भी अगर वो हैं तो उन पर भी जो है आपका मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा। उसके बाद फैमिली कोर्ट एक्ट आ जाए, रेगुलर प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि इसके जो प्रोविजंस है वो किन किन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस डज नॉट अप्लाई टू काफिर एंड मुर्तिद, और आप ये कहते हैं कि अहमदीज़ पर भी ये एप्लीकेबल नहीं है, अहमदीज़ पर भी ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर अब इसके सेक्शन नंबर 2 की तरफ आते हैं। सेक्शन नंबर 2 क्या है? डेफिनेशंस की तरफ हम बढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 2 बात करेगा डेफिनेशंस की। सबसे पहले डेफिनेशन किस चीज़ की आएगी? आर्बिट्रेशन काउंसिल की। अभी आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या है? कि एक आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई जाएगी जो कि मैरिजेस रजिस्टर करेगी। क्या करेगी? मैरिजेस को रजिस्टर करेगी। अब आप डेफिनेशंस खोलें। सबसे पहले क्या है? आर्बिट्रेशन काउंसिल मीन्स कंसिस्टिंग द चेयरमैन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच पार्टीज of this ordinance in case fails to nominate a representative with the prescribed manner, body formed without such representation shall be arbitration council। देखें जो आपकी यूनियन काउंसिल होती है उसका जो चेयरमैन होता है वही इसका हेड होता है, वही चेयरमैन क्या होगा? इसका हेड होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन वही यूसी का जो चेयरमैन होगा। गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल भी हो सकती है, प्रोविंशियल भी हो सकती है। उसके बाद यूनियन काउंसिल मीन्स द यूनियन काउंसिल म्यूनसिपल कमेटी। सेक्शन 3 पर आए, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ओवर राइड अदर लॉस। जब हमने सेक्शन 3 को पढ़ा, द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनी लॉ, customs, usage or the registration of Muslim marriage shall take place only according with those provisions। यानी कि शल के साथ आया मैंडेटरी प्रोविज़न, जिसने हमें क्या बताया? जिसने हमें ये बताया कि ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है और ये बाकी सारे के सारे लॉज को ओवरराइड करेगा। ओवरराइडिंग इफेक्ट यानी कि सवार हो जाएगा और सारी बातों को आप छोड़ दें, सारे कानूनों को आप छोड़ दें। इस कानून में जो बात लिखी है आपने सिर्फ और सिर्फ उसी को फॉलो करना है। उसके बाद सेक्शन 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 से ही आपकी जो है सक्सेशन स्टार्ट होती है। सेक्शन 4 से ही आपका असल लॉ हमारे पास स्टार्ट होगा, जिसको हम सक्सेशन का नाम देंगे। सक्सेशन क्या है? देखें विरासत किस तरीके से तकसीम की जाएगी, सेक्शन 4 ने ये हमें बताया। अब सेक्शन 4 की तरफ जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझें, यतीम पोते का। अब ये यतीम पोता क्या है? अब फॉर सपोज ये मिस्टर ए है, इसके 3 औलाद हैं जिसको हम कहते हैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इसके 3 बच्चे हैं। फिर फर्दर मिस्टर एक्स के ए बी इसके भी बच्चे हैं, सी डी इसके भी बच्चे हैं, ई एफ, ठीक है। अब कानून या इस्लाम हमें ये कहता है, जो मौलवी हजरात है वो ये कहते हैं, इस्लाम तो कुछ और कहता है लेकिन मौलवी हजरात हमें कुछ और रिप्रेजेंट करते हैं कि जब ये ए जो है इसका बेटा मिस्टर एक्स मर गया, तो मरने के बाद ये जो बच्चे हैं, ये जो यतीम बच्चे हो गए, यतीम पोते हो गए, इन यतीम पोतों को
इनकी मिस्टर ए की जो प्रॉपर्टी है इसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा, इसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए के जो इनहेरिटेंस हैं, यानी कि एक्स गया, वाई और जेड, इनको प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा, इन बच्चों को नहीं मिलेगा। अब इन बच्चों को भी नहीं मिलेगा। सेकेंडली उसने बताया कि जो मिस्टर एक्स है जो कि मर गया, इसकी जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अब ये जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी मिस्टर एक्स की, इसके मरने के बाद भी इसका जो एक छठा हिस्सा है, 1/6 ऑफ द प्रॉपर्टी उसके वालिद की तरफ जाएगा। अब आप ये बताएं कि ये महरूम हो गए किससे? दादा की प्रॉपर्टी से महरूम हो गए, और बाप की प्रॉपर्टी में से जो इनको हिस्सा मिलना चाहिए था वो हिस्सा भी प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अब ये लोग किस तरफ जाएंगे? अब ये जो है, इस्लाम हमें क्या ये चीज़ सिखाता है कि आप जो है किसी का हक खा जाएं? देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यतीमों का माल मत खाओ। ठीक है, दूसरी तरफ कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, जो मौलवी हजरात रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई देखें, जब एक शख्स मरा तो उसके मरने के बाद उसके जो करीब के रिश्ते हैं, कुबरा रिश्ते हैं, करीब के रिश्ते हैं, वो करीब के रिश्तों को पहले तरजीह दी जाएगी, उनको हिस्सा मिलेगा। अब इसके इन लोगों के कहने के मुताबिक तो इन्हों को हिस्सा मिला और ये चला गया, ये मर गया, तो इट मीन्स कि इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। इनको हिस्सा मिलेगा तो इसकी प्रॉपर्टी में से मिलेगा, अगर इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो ए की प्रॉपर्टी में से ए और बी को हिस्सा कोई भी नहीं मिलेगा। तो अब क्या किस किस्म का इंसाफ हुआ? लेकिन जब हम सेक्शन नंबर 4 पढ़ते हैं तो ये एस पर इस्लाम, एस पर कुरान पाक हमें बताता है। देखिए, कुरान पाक के अंदर जो भी आयतें आपको मिलेंगी वो आपको इंसाफ करती हुई मिलेंगी। कभी भी किसी के साथ, किसी यतीम के साथ, किसी के भी साथ ज़्यादती होते हुए नहीं मिलेगी इस पर कुरान। लेकिन जो इस्लाम हमें रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आ रहा है, ये लोग जो इसके कुरान पाक या फिर इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हमें नज़र आते हैं, ये लोग किसी और तरीके से इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, कहने का मकसद ये, एक तो ये हो गया तरीका। सेकेंडली, अगर आप ये देखें कि अगर मिस्टर ए है तो मिस्टर ए के मरने के बाद मिस्टर एक्स ज़िंदा है, तो क्या इसकी प्रॉपर्टी में से एक्स को हिस्सा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या इसकी प्रॉपर्टी इसके दादा को हिस्सा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो जब ये नीचे का हिस्सा ऊपर जा सकता है तो ऊपर का हिस्सा नीचे क्यों नहीं आ सकता? लेकिन इसकी तरफ कोई भी गौर व फिक्र नहीं करता हुआ नज़र आएगा आपको। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? सेक्शन 4 की बैरेक्ट वर्डिंग की तरफ। सेक्शन 4 की बैरेक्ट वर्डिंग को ज़रा आप गौर से देखें तो सेक्शन 4 की बैरेक्ट की वर्डिंग क्या कहती है? एक सेकेंड। ठीक है, सेक्शन 4 कहता है कि इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ एनी पर्सन और डॉटर ऑफ द प्रोस्पेक्टस बिफोर द ओपनिंग ऑफ सक्सेशन। प्रोस्पेक्टस हम कहते हैं जो शख्स मर गया, जब सक्सेशन ओपन हुई, विरासत खुली, द चिल्ड्रन ऑफ सच सन एंड डॉटर, द चिल्ड्रन ऑफ सच सन एंड डॉटर इफ़ एनी लिविंग एट द टाइम ऑफ सक्सेशन ओपन्स, यानी कि जब वो ज़िंदा हैं, जब वो रह रहे हैं, जब सक्सेशन की बारी आई, जब सक्सेशन का वक्त आया, शल पर स्ट्राइप्स रिसीव अ शेयर इक्वलेंट टू द शेयर विच सच सन और डॉटर एज द केस मे बी वुड हैव रिसीव्ड इफ़ अलाइव। यानी इन लोगों को वही हिस्सा मिलेगा जो इनका बाप अगर ज़िंदा होता तो उसको मिलना था, उसकी मौजूदगी में उनको जो हिस्सा मिलना था वो हिस्सा इनकी औलाद को मिलेगा। अभी भी यहाँ पर कोई चीज़ मिसिंग है इस सेक्शन में, एक कॉन्ट्राडिक्शन और भी है। वो क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? सेक्शन 4 ने एक शख्स को हिस्सा नहीं दिया जो कि थी विडो। विडो को हिस्सा नहीं मिला। किस तरीके से? जो मिस्टर एक्स था ये मर गया तो जाहिर सी बात है इसकी वाइफ भी होगी, इसकी जो वाइफ थी उस वाइफ का हिस्सा कहाँ गया? बच्चों को तो मिल रहा है, वाइफ का हिस्सा तो नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। रजिस्ट्रेशन ऑफ, सेक्शन 5 ने बताया किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगी मैरिज की। तो सेक्शन 5 की तरफ जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज लिख लें। 1993 CLC पेज नंबर 1989, हाई कोर्ट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन ओवर
मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मैटर्स, इन मैटर्स सक्सेशन के मैटर के ऊपर हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। फिर उसके बाद PLT 1968 कराची 480 वेयर एवर दे मे बी इफ़ दे आर मुस्लिम। इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब हुआ वेयर एवर दे मे बी इफ़ मुस्लिम। मुर्तिद के बारे में मैंने आपको बताया कि फॉर सपोज़ कि अगर उनके बच्चे जो है वो इस्लाम से खारिज हो गए, दीन इस्लाम से खारिज हो गए, इस्लाम को छोड़ दिया, उसके बाद क्या उनको हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनको हिस्सा नहीं मिलेगा विरासत में से। अब आते हैं सेक्शन 5 की तरफ, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की तरफ। कह रहा है कि निकाह शल बी रजिस्टर्ड, निकाह शल बी रजिस्टर्ड। और कौन रजिस्टर करेगा? निकाह ख्वां, जिसको हम मौलवी का नाम देते हैं, निकाह रजिस्ट्रार। Every marriage solemnized under Muslim family law and registered in accordance with the provision of this ordinance for the purpose of registration of marriages under this ordinance, the Union Council shall grant a license to one or more persons. Grant a license to one or more persons to be निकाह registrar, जिसको हम क्या नाम देंगे? निकाह रजिस्ट्रार। निकाह रजिस्ट्रार का नाम दिया जाएगा और एक इलाके के अंदर एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से तीन भी हो सकते हैं, जिसको हम निकाह ख्वां कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ठीक है, निकाह ख्वां का नाम दिया जाता है। फर्दर फिर इसके अंदर आ जाएगा, एवरी मैरिज नॉट सोलमनाइज्ड बाय द निकाह रजिस्ट्रार शल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस ऑर्डिनेंस बी रिपोर्टेड टू हिम बाय द पर्सन हु इज सोलमनाइज्ड टू मैरिज इफ द पर्सन कंट्रवेन्स such provisions shall be punished for a term which may extend to 1 month with fine 25,000 rupees। 1 month with फाइन। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई शख्स अपने मैरिज को रजिस्टर नहीं करवाता तो उसकी सज़ा कितनी है? 1 मंथ विथ फाइन। उसके बाद सब सेक्शन 3, ही शैल बी पनिश सिंपल इम्प्रिजमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 मंथ्स। और उसकी जो इम्प्रिजमेंट कितनी है? ये तो सज़ा वो है कि निकाह रजिस्ट्रार अगर रजिस्टर ना करे, और अगर कोई रजिस्टर ना करवाए तो उसकी सज़ा कितनी है? 3 मंथ्स विथ फाइन। 3 मंथ्स विथ फाइन, ये उसकी सज़ा आ गई। ठीक है, सेक्शन 5 ने हमें सिंपली ये बताया। उसके बाद द फॉर्म ऑफ निकाह नामा, द फॉर्म ऑफ निकाह नामा द रजिस्ट्रार टू बी मेंटेन्ड इन निकाह रजिस्टर इन अकॉर्डिंग विद द प्रिजर्व्ड बाय यूनियन काउंसिल। यानी कि यूनियन काउंसिल उसको बताइए किस तरीके से आपने निकाह का रजिस्टर मेंटेन करना है, उस मेंटेन करने के बाद किस तरीके से उसको रजिस्टर करना है प्रॉपर्ली, वो उसको गाइड करेंगे। ठीक है, और वो भी एक पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। क्या होगा? वो एक पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा होगा जिस तक हर शख्स की एक्सेस होगी। जाहिर सी बात है, अगर एक शख्स ने एक से ज़्यादा शादियाँ की हुई हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस शख्स ने एक से ज़्यादा शादियाँ की हुई हैं? आप जो है नादरा में भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 6, पॉलीगेमी। पॉलीगेमी और पॉलिंड्री दोनों में फ़र्क क्या है, और पॉलिंड्री का कॉन्सेप्ट दीन इस्लाम में क्यों नहीं है, इसका भी बेसिक बैकग्राउंड वजह आज हम डिस्कस करेंगे। पॉलीगेमी और पॉलिंड्री, सेक्शन 6। पॉलीगेमी, पॉलिंड्री। पॉलिंड्री ये कहती है कि अगर एक फीमेल वन टाइम में 1 से ज़्यादा हस्बैंड रखती है तो दीन इस्लाम में इसकी किसी किस्म की इजाज़त नहीं है। एक वक्त में एक से ज़्यादा शौहर रखना। पॉलीगेमी क्या कहती है? एक वक्त में
एक से ज़्यादा बीवियाँ रखना। ठीक है, वन हस्बैंड मोर वाइफ्स। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शादियां करो दो, दो से चार, दो से तीन, तीन से चार, यानी कि इस्लाम के अंदर 4 शादियों की इजाज़त है। लेकिन फिर फरमा दिया कि अगर इंसाफ कर सको तो, वरना फिर एक। ठीक है, पहले जनरल रूल क्या बताया कि 4 शादियां की जा सकती हैं इस्लाम के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर। फिर फ़र्दर ये भी बता दिया, उसकी एक्सेप्शन भी बता दी कुरान पाक के अंदर कि अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक ही शादी करो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है पॉलीगेमी का। पॉलिएंड्री का तो कॉन्सेप्ट दीन इस्लाम में है ही नहीं, दूर दूर तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अक्सर जो है लिबरल माशरे के अंदर पॉलिएंड्री का भी कॉन्सेप्ट है, पाया जाता है। अगर पॉलिएंड्री का कॉन्सेप्ट दीन इस्लाम में होता या हमारे माशरे के अंदर होता तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते थे, अगर हम इसकी गहराई में अगर जाएं तो देखें, मिस्टर एक्स है या फीमेल है मिस्टर ए, मिस ए, इनके हस्बैंड है मिस्टर एक्स, और इनके हस्बैंड है मिस्टर वाई, और इनके हस्बैंड है मिस्टर जेड। ऐसे ही है। अब इसके 3 हस्बैंड हैं, सही है। अब ये जब कहीं भी जाती हैं तो ये हर किसी को कहती हैं कि ये मेरे हस्बैंड हैं, ये भी मेरे हस्बैंड है, ये भी मेरे हस्बैंड है। अब ये मिस्टर आ जाते हैं एफ़, मिस एफ़। ज़ाहिर सी बात है, जब फीमेल को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त, तो मेल को भी एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त तो है ही। तो अगर मिस्टर एक्स जो है वो इनके भी हस्बैंड होते, तो इनसे अगर ये पूछती, कोई भी पूछता कि मिस्टर एक्स कौन है, तो ये कहती हैं कि ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरी सौतन है, उनकी सेकंड वाइफ है। तो अगर इनसे कोई पूछता वाई कौन, क्या लगते हैं आपके, तो ये कहती हैं कि मेरे जो हस्बैंड की वाइफ हैं उनके ये भी हस्बैंड है, इनसे मिले ये भी हस्बैंड है उनके। अच्छा, ये भी हस्बैंड है। अच्छा भाई, ये कौन है, एक्स कौन है, ये भी उनके हस्बैंड है। तो सारा का सारा मामला जो है बड़े पेचीदा हो जाते, और ज़्यादा गहराई में जाऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि ये हर कोई फिर एक दूसरे को पहचान रहा होता है। एक किस्म का अजीब व गरीब किस्म का फैमिली सिस्टम ही ख़त्म हो जाता। अगर आप जो है दीन इस्लाम से हट के अगर दुनियावी भी बात करें तो फिर क्या हो जाता, माशरे के अंदर एक फैमिली सिस्टम, जो कि आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके तहत भी ये सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है एक किस्म का। उसके बाद क्या आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हम प्रोसीजर की तरफ। सेक्शन 6 ने हमें प्रोसीजर भी बताया, रजिस्टर टू यूनियन काउंसिल, रजिस्ट्रेशन टू यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल में इसकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी शादी की, और इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से शादी होगी। प्रोसीजर भी बताया गया कि एप्लीकेशन टू द आर्बिट्रेशन काउंसिल, एप्लीकेशन टू आर्बिट्रेशन, ये प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ किसका, सेक्शन 6 का, कि सेक्शन 6 के तहत अगर कोई भी शख्स दूसरी शादी करता है तो उसका क्या प्रोसीजर है। आर्बिट्रेशन काउंसिल को एप्लीकेशन देगा, उसके बाद वो बताएगा ग्राउंड्स कि किस वजह से वो दूसरी शादी कर रहा है, और फिर वो लेगा कंसेंट ऑफ फर्स्ट वाइफ, और अगर उसने फर्स्ट वाइफ की कंसेंट नहीं ली तो क्यों नहीं ली, उसका क्या उसकी वजह थी, और अगर नहीं ली तो उसको उसकी कितनी सज़ा मिल सकती है। सेक्शन 6 की तरफ आए, आपको उसकी सज़ा भी मिलते हुए नज़र आएगी। इन डिसाइडिंग एप्लीकेशन आर्बिट्रेशन काउंसिल, इसकी सज़ा जो है वो आ जाएगी कुछ महीनों की इसकी सज़ा है। अब आ जाएँ आप किसकी तरफ, अब आ जाएँ आप इसकी रेमेडी की तरफ कि इसकी क्या रेमेडी है। अगर हम इसकी रेमेडी की बात करें तो इसकी रेमेडी ये है कि आप जो है इसकी रेमेडी रिवीजन में जा सकते हैं, रिवीजन टू कलेक्टर, और जो कलेक्टर का फैसला होगा वो उसके बाद आप जो है किसी भी कोर्ट में सूट दायर नहीं कर सकते उसके खिलाफ। शल बी नॉट कॉल्ड इन क्वेश्चन, कलेक्टर का जो फैसला होगा वो फैसला हतमी और आखिरी फैसला होगा। उसके बाद आ जाए डोवर, डोवर अमाउंट कितना होगा,
डोवर अमाउंट पनिशमेंट 1 ईयर 5000 कंडक्ट मैरिज, अगर कोई भी शख्स कंडक्ट करता है मैरिज और डोवर नहीं देता तो उसकी सज़ा कितनी है? 1 ईयर और 5000 रुपीज़ जो है उसकी सज़ा है अगर कोई शख्स डोवर नहीं देता। और इसका क्रॉस रेफरेंस सेक्शन 2 जब आप ओपन करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज की डिसोल्यूशन का सेक्शन नंबर 2 ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसका क्रॉस रेफरेंस मिल जाएगा। कंप्लेंट कौन देगा इसकी? किस चीज़ की कंप्लेंट? कि भाई इस शख्स ने दूसरी शादी की है, अब दूसरी शादी कर ली है तो भाई अब आप बताएं कि पहली बीवी कहाँ जाए, पहली बीवी के पास क्या जो है तरीक़ेकार है, वो किस तरीके से कोर्ट में जाएगी, किस तरीके से कलेक्टर के पास जाएगी, रिवीजन फाइल करेगी या XYZ। अब इसकी कंप्लेंट आर्बिट्रेशन काउंसिल भी दे सकती है, इसकी कंप्लेंट उसकी फ़र्स्ट वाइफ भी दे सकती है। ठीक है, फर्दर फिर आप आ जाएं किसकी तरफ? अब हम आते हैं सेक्शन 7 तलाक की तरफ। पहली शादी हो गई, दूसरी शादी हो गई, उसके बाद तलाक। प्रॉपर्ली हम जो है प्रोसीजर के साथ चल रहे हैं। पहले हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज करवाई, शादी हो गई, फिर उसके बाद दूसरी शादी हो गई, बच्चे तो हुए ही नहीं, तलाक हो रही है। उसके बाद आगे भी क्यों? क्योंकि हम गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट नहीं पढ़ रहे। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट हम आगे चल के इंशाल्लाह परसों से हम गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट स्टार्ट करेंगे। तो खैर सेक्शन 7 को ओपन कीजिए। सेक्शन 7 बात करता है तलाक की। तलाक के ऊपर मैंने डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, फिर भी आपको इतना बता दूँ कि तलाक किस किस्म की होती है। तलाक 3 किस्म की होती है। एक होती है तलाक एहसन, एक होती है तलाक हसन, ठीक है, एक होती है तलाक बिदत। तलाक बिदत क्या है? तलाक बिदत यानी कि एक ही वक्त में 3 तलाक दे देना, एक ही वक्त में उसको कह देना तलाक तलाक तलाक, और उसको ऐसा कंसिडर करना कि अब वो बीवी आपके लिए हरगिज़ हराम हो गई, किसी भी सूरत में वो आप उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन लोगों को मत रोको या उन शोहरों को मत रोको जो अपनी बीवियों से रुजू करते हैं। रुजू का क्या मतलब है? रुजू का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे तो तलाक देने के बाद विद इन द टर्म ऑफ 3 मंथ्स, जो इद्दत का पीरियड होता है, ठीक है, 3 महीनों के पीरियड के अंदर अंदर वो शख्स अपनी बीवी को अपने घर वापस ला सकता है। क्योंकि तलाक दे दी, अब उसको फ़ील हुआ कि भाई मेरे घर में मेरी बीवी नहीं है तो अब मेरे लिए खाना वगैरह कौन पकाएगा, उसकी कमी उसको फ़ील होगी, उसको ये लगेगा कि शी वाज़ द फिट पर्सन फॉर हिम। तब वो क्या करेगा? अगर वो चाहे तो वो अपनी बीवी को ला सकता है। तलाक अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है, क्योंकि इससे घर टूटता है, जुड़ता नहीं है। जब एक शख्स ने गुस्से में आके तलाक दे दी, अब उसको बहुत ज़्यादा अफसोस ज़दा है, इतना अफसोस ज़दा है, इतना अफसोस ज़दा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब वो जाता है किसी मौलवी के पास, मौलवी के पास चला गया, वो चला गया सुन्नी मौलवी के पास। जब वो सुन्नी मौलवी के पास, सुन्नी हजरात के पास गया तो सुन्नी हजरात उसको कहते हैं कि भाई आपने दे दिया तलाक, और 3 टाइम की तलाक, इट मीन्स हम कंसिडर करते हैं तीनों तलाक हो गई हैं। जब तीनों किस्म की तलाक हो चुकी हैं तो अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे हलाला। फितरी तौर पे ज़हनी, हमारी जो ज़हनी सोच है ये भी हलाले को एक्सेप्ट नहीं करती, इस्लाम भी हलाले को एक्सेप्ट नहीं करता। हलाला है क्या? हलाला ये है कि मिस्टर ए है, इसने अपनी वाइफ मिस्टर बी को तलाक दे दी। तलाक देने के बाद मिस्टर बी जब तक मिस्टर सी से कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज, फॉर द टाइम बीइंग मैरिज नहीं करती, और मिस्टर सी जब उसको तलाक नहीं देता, तब तक मिस्टर बी मिस्टर ए के लिए हलाल हो ही नहीं सकती। यानी कि थर्ड पार्टी, थर्ड कोई तीसरा शख्स आता है और वो मिस्टर बी मिस बी के साथ जो है सिर्फ हम बिस्तरी करने के तर्ज़ में उनसे निकाह करता है और फिर उनको तलाक देता है, और उसके बाद फिर वो मिस्टर ए के लिए हलाल होती हैं। तो आप ये बताएं कि ये दीन इस्लाम में क्या ये किस्म की ज़्यादती नहीं हुई मिस्टर बी मिस बी के साथ, कि जिससे वो शादी करना भी नहीं चाहती थी, फिर भी वो जो है उस शख्स को एक्सेप्ट करती है फॉर द टाइमिंग 1 वीक 3 डेज़ XYZ। तो एक किस्म का ये मुता हुआ, जिसका इस्लाम के अंदर कोई भी, मैं कहूँ कि दूर दूर तक कॉन्सेप्ट है ही नहीं हलाले का। खैर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो तलाक के रुजू कर सकते हैं। उसके बाद नो कॉन्सेप्ट ऑफ हलाला विल रिपोर्ट टू द यूनियन काउंसिल। अब यूनियन काउंसिल जब वो कोई भी शख्स अगर अपनी बीवी को तलाक देगा तो वो नोटिस देगा यूनियन काउंसिल को, और 30 डेज़ के बाद सेकंड नोटिस देगा यूनियन काउंसिल को,
और जब 3 मंथ्स पीरियड पूरा हो जाएगा तो फिर वो दोबारा से नोटिस जमा करवाएगा और फिर वो उसकी जो तलाक है वो कंप्लीट हो जाएगी, 3 तलाक कंप्लीट हो जाएंगी। क्या अब कोई उसके बाद कोई गुंजाइश बचती है कि मिस्टर ए मिस बी को एक्सेप्ट कर सके? तो इस्लाम ये कहता है कि अगर मिस्टर ए ने मिस बी को तलाक दे दी, 3 मंथ्स पूरे भी हो गए, उसके बाद वो नए निकाहनामे के साथ, नए निकाहनामा, नया हक महर के साथ मिस्टर बी को घर ला सकते हैं। इस दीन इस्लाम ये कहता है, लेकिन ये प्रोसेस 3 बार ही होगा, 3 बार से ज़्यादा बार नहीं हो सकता। तब तक नहीं हो सकता जब तक मिस बी किसी और की वाइफ ना बन जाए। अच्छा, वाइफ बन गई और एक्सीडेंटली, इंटेंशनली नहीं, एक्सीडेंटली मिस्टर सी जब तक मिस बी को तलाक नहीं दे दें तब तक मिस बी मिस्टर ए से शादी नहीं कर सकती। लेकिन ये एक्सीडेंटली होगा, इंटेंशनली नहीं होगा। इंटेंशनली शादी करना फॉर द टाइम पर्पस के भाई 1 हफ़्ता, 1 महीना, 3 महीने के लिए शादी करना, इसकी इस्लाम के अंदर किसी किस्म की इजाज़त नहीं है। अब आ जाएं किसकी तरफ, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रोविज़न की तरफ। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अदर देन तलाक। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अदर देन तलाक। तलाक से हट के अगर कोई मैरिज को डिसॉल्व करवाना चाहे, सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 कहता है अदर देन तलाक के, मिसाल के तौर पे क्या एक बीवी के पास राइट है कि वो अपने शौहर से तलाक ले सके? क्या उसके पास ये राइट क्रिएट होता है या नहीं होता? तो सेक्शन 8 ने हमें कुछ इस तरीके से बताया कि इफ़ एनी हस्बैंड फेल्स टू मेंटेन हिज वाइफ इक्विटेबली and where there are more wives than one fails to maintain them equitable, the wife or all of any of the wives may, in addition to seeking any other legal remedy available, apply to the chairman who shall constitute the arbitration council। यानी कि वो क्या करेंगी? वो arbitration council की तरफ जाएंगी, arbitration council की तरफ जाके वो अपनी रेमेडी को अवेल करेंगी, अदर लीगल रेमेडी से हटके। एंड द आर्बिट्रेशन काउंसिल में इशू अ सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ शैल बी पेड बाय द मेंटेनेंस बाय द हस्बैंड, कि वो उनको मेंटेन करे, क्या करे? मेंटेन करें। सॉरी, ये तो सेक्शन नंबर 9 था, हम गलती से ये सेक्शन पढ़ बैठे। सेक्शन 8 कुछ और कहता है कि वेयर द राइट ऑफ डाइवोर्स हैज़ बीन ड्यूली डेलीगेटेड टू द वाइफ। अच्छा देखें, इस्लाम के अंदर बीवी को क्यों इख्तियार नहीं दिया गया तलाक देने का? थोड़ा सा आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा कि जो फ़ीमेल होती है वो फ़ीमेल मेंटली तौर पे इतनी एक्टिव नहीं होती। सेकेंडली, उनकी अकल, उनका जो ब्रेन है वो इस कैपेसिटी में माइंड वर्क कर ही नहीं सकता जिस कैपेसिटी में मेल का करता है। अगर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि औरत मर्द से कमज़ोर है, तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई विज़डम होगी। इसके पीछे मैं ये नहीं कहता कि औरत जो है वो मर्द से पीछे है माशरे के लिहाज से, या ये मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आजकल के दौर में कोई भी फ़ीमेल पीछे रह गई है। अगर मैं अभी कोई बात करूँगा तो फ़ीमेल्स ये कहेंगी कि सर आप जो है फ़ीमेल्स को कमतर समझ रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कहने का मकसद ये है कि कुरान पाक के तहत अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औरत ज़ात क्या है? कमज़ोर है, मेंटली भी फ़िज़िकली भी। अब देखिए, इसमें होता कुछ इस तरीके से कि अगर फ़ीमेल्स को इख्तियारात दे दिए जाते तलाक देने के इख्तियारात किसको दे दिए जाते? फ़ीमेल को दे दिए जाते। तो फ़ीमेल फ़ौरन से कहती भाई तलाक तलाक तलाक, जाओ तुम आज़ाद हो। तलाक का मतलब क्या है? आज़ाद कर देना किसी को। तो ये इख्तियार हमेशा हस्बैंड को ही दे दिया गया। और जो खुला है, खुला का कॉन्सेप्ट भी हमें ये कहता है कि हमारे पास माशरे के अंदर जब खुला होती है तो सही प्रॉपर्ली खुला नहीं होती। कोर्ट खुला उसको मैं एक्सेप्ट करता ही नहीं एक किस्म की। कोर्ट खुला क्या होनी चाहिए? खुला ये होनी चाहिए कि नोटिस होंगे हस्बैंड को। हस्बैंड अगर वो चाहेगा अलहदगी करना, मैरिज को डिसॉल्व करवाना तो ठीक है, नहीं चाहेगा तो बीवी के पास ये राइट नहीं होने चाहिए कि वो उसको कहे कि बस ठीक है आपको मैं जो है छोड़ देती हूँ। और डेलीगेशन ऑफ डाइवोर्स क्या होती है? यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ डाइवोर्स का भी जिक्र आया। डेलीगेशन ऑफ डाइवोर्स ये होती है कि हस्बैंड अपने सारे के सारे डाइवोर्स देने के इख्तियार बीवी को देते, लेकिन उसमें एक उसका जो है वकील भी शामिल होगा। एक उसका क्या होगा? वकील भी शामिल होगा, जिसकी प्रेजेंस में वो उसको डेलीगेट करेगा अपने पावर्स। डेलीगेट करने के बाद वो वकील कहेगा कि आप के तरफ से ये पावर्स उसको डेलीगेट किए गए थे और ये अब आप ख़ुद को आज़ाद करना चाह रही है। ख़ुद को फिर भी, यानी यहाँ पर फिर भी हस्बैंड को ही पावर्स हैं।
ठीक है, सेक्शन 8 हो गया। सेक्शन 9 मेंटेनेंस। सेक्शन 9 मेंटेनेंस को हम कहते हैं नानो नफ़का। नानो नफ़का क्या है? नानो नफ़का यानी कि हमारे पास जो खर्च वगैरह होता है वाइफ का, चिल्ड्रंस का, और वाइफ का अगर नानो नफ़का मेंटेनेंस है वो कितने टाइम पीरियड के लिए क्लेम की जा सकती है और किससे क्लेम की जा सकती है? एक तो प्रॉपर कोर्ट से क्लेम की जा सकती है, सेकेंडली क्लेम की जा सकती है थ्रू एन आर्बिट्रेशन काउंसिल, यूनियन काउंसिल के भाई वो एप्लीकेशन देगी आर्बिट्रेशन काउंसिल को, और वो क्या बताएंगी? वो ये बताएंगे कि मैं अपने हस्बैंड से जो है मेंटेन, वो प्रॉपर्ली मुझे मेंटेन नहीं कर रहे। वर्ड्स यहाँ पर पढ़ें, इफ़ द हस्बैंड फेल्स टू मेंटेन हिज वाइफ इक्विटेबली, कि अगर वो हस्बैंड जो है इक्विटेबली अपनी वाइफ को क्या नहीं करता? मेंटेन नहीं करता। जब वो मेंटेन नहीं करता प्रॉपर्ली अपनी वाइफ को, तो उसकी वाइफ के पास एक राइट है, राइट क्रिएट हो जाता है कि वो क्या करे? वो प्रॉपर्ली थ्रू आर्बिट्रेशन काउंसिल भी उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और प्रॉपर्ली फ्रॉम कोर्ट से भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड हमें ये मिला कि अदर देन लीगल रेमेडी। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अच्छा टाइम पीरियड का आप पूछ रहे थे। देखें मेंटेनेंस तो लाइफ टाइम के लिए भी की जा सकती है। कितनी की जा सकती है? डिपेंडिंग अपॉन फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हस्बैंड। फाइनेंशियल कंडीशन जैसी होगी हस्बैंड की उतनी ही क्लेम की जाएगी। क्लेम तो कितनी भी की जा सकती है, लेकिन देगा वो उतनी ही जितनी वो पे कर सके। और सेकेंडली ये कि जब हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम की जाएगी, तो अगर वो उस शादी को कंटिन्यू करना चाहे तो वो मेंटेन करेगा लाइफ टाइम। अदरवाइज अगर वो डाइवोर्स या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विथ मेंटेनेंस होगी, तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विथ मेंटेनेंस जब भी होगी तो वो होगी वाइफ जो है 3 मंथ्स तक लायबल है कि उसका मेंटेनेंस पे हो। अगर उसके चिल्ड्रंस हैं तो उसको पे मिलेगी 18 ईयर्स तक, जब तक वो बच्चा 18 साल तक नहीं हो जाता। और ये जितने भी कस्टडी के मैटर्स देखे गए तो उसके अंदर यही देखा गया कि 90% जो कस्टडी है वो मिलती है वाइफ को यानी माँ को, और 10% मिलती है बाप को। A husband or wife may, in the prescribed manner within the prescribed period or the payment of fee, refer application to revision certificate collector। यहाँ भी कलेक्टर की बात आ गई कि ये लोग भी रिवीजन में जा सकते हैं। ये एक और प्रोसीजर बताया गया है कि जो है आपके आर्बिट्रेशन काउंसिल का, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर हम ये प्रोसीजर तो देखते ही नहीं, हम तो कोर्ट का ही रेगुलर प्रोसीजर देखते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से कुछ चीज़ें एडॉप्ट की जा सकती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है? कॉन्सेप्ट्स एडॉप्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद डोवर, सेक्शन 10 क्या बताता है डोवर के बारे में, कि डोवर कितनी होगी, डोवरी अमाउंट कितना होगा। देखें जो डोवर हक महर है, हक महर कितना हो सकता है? आप में से अगर कोई फीमेल स्टूडेंट्स हो तो उनको मैं बताऊं, जब भी हक महर लिखवाएं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लिखवाएं, अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के हिसाब से मत लिखवाएं। कितनी लिखवानी चाहिए? अनलिमिटेड। इतनी लिखवाएं कि वो शख्स जब भी आपको छोड़े तो 10 बार सोचे, 20 बार सोचे कि अगर मैं छोड़ूंगा तो मुझे इतनी जो है डॉवर देना पड़ेगा। इसको कितनी होनी चाहिए? अनलिमिटेड। कुछ लोग जो है सोने के पहाड़ जितना भी लिखवाते थे पहले के दौर में। अब यहाँ पर वेयर नो डिटेल्स अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डॉवर आर स्पेसिफाइड इन द निकाहनामा और द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, द एंटायर अमाउंट ऑफ द डॉवर शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी पेएबल ऑन डिमांड। यानी कि अगर स्पेसिफाइड नहीं है अमाउंट तो फिर कितनी होगी? पेएबल ऑन डिमांड। और अगर डिमांड भी नहीं है तो उस इलाके के हिसाब से, उस इलाके के अंदर पहले की जितनी भी ख़वातीन थी वो जितना भी लिखवाती थी, तो वो जितना लिखवाती थी उतना जो है डॉवरी अमाउंट क्लेम किया जा सकता है। अभी रिसेंटली एक जो है हमने फैमिली सूट फाइल किया, तो उसमें जो डॉवरी अमाउंट था वो कितना था? 1 बकरी। अब 1 बकरी की वैल्यू कितनी है आजकल के हिसाब से? बकरी कितनी की है? 40,000, 45,000। 40-45 हज़ार रुपये कोई इंपॉर्टेंस है किसी दौर में? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है। बल्कि उसके टाइम में उस फीमेल को इतनी लिखवानी चाहिए थी कि उस अगर वो शख्स उसको छोड़ता तो वो उस खुद को मेंटेन कर सकती, बल्कि उसकी जो बकाया ज़िंदगी थी वो अच्छे से गुजर सकती, क्योंकि उस अमाउंट में सिर्फ़ और सिर्फ उस फीमेल का ही हक होता है और किसी और का हक नहीं होता। सही है, तो ये कुछ राइट्स मिले हुए हैं फीमेल्स को कि डॉवरी की सूरत में, मेंटेनेंस की सूरत में। उसके बाद पावर टू मेक रूल्स, द फेडरल गवर्नमेंट इन स्पेसिफिकेशन कंडोमेशन एरियाज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन
इस रिस्पेक्ट ऑफ एरियाज में मेक रूल्स एंड कैरी इनटू इफेक्ट पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। क्या इस ऑर्डिनेंस के हिसाब से अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो क्या कर सकती है, वो जो है अपने रूल्स बना सकती है, अपने रूल मेकिंग पावर्स उनके पास इख्तियारात हैं कि वो क्या कर सकते हैं, पावर्स बना सकते हैं, सॉरी रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो है सिर्फ और सिर्फ 11 सेक्शंस ही क्लियर किए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए और बैरक की वर्डिंग को भी क्लियर किया। तो होप सो कि आपको इसकी बैरक की वर्डिंग समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल है तो पूछें। नहीं, वो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि देखें जो हमारे पास फैमिली कोड एक्ट 1964 है वो एक जर्नल प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट है। वो क्या है, वो एक जर्नल प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट है। लेकिन जो हमारे पास मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है ये क्या है, ये आपका एक किस्म का सब्सटेंटिव लॉ आप इसको कह सकते हैं कि जो भी प्रोसीजर से हट के जितने भी हमारे पास आप कह सकते हैं सब्सटेंटिव पोर्शन है वो आपके मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, नहीं वो इंशाल्लाह हम कल क्लियर करेंगे।